हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम लोग हिंदी पेडागॉजी के 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे और ये सारे वही क्वेश्चन होंगे जो विगत वर्षों में बार बार सीटेट के एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं। और सीटेट पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। चलिए देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है। अब यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया गया है, वे गतिविधियाँ जिन्हें चलना उछलना तरह तरह की शारीरिक क्रियाएं करना शामिल है क्या कहलाती हैं? वे गतिविधियाँ जिनमें चलना उछलना और तरह तरह की शारीरिक क्रियाएं करना शामिल है क्या कहलाती हैं? तो उन्हें कहा जाता है शारीरिक गतिविधियाँ। क्या कहते हैं उन गतिविधियों को? उन गतिविधियों को कहते हैं शारीरिक गतिविधियाँ। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन का हमारा बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 विद्यालय शिक्षा के 10 नए ढांचे की अनुशंसा करती है। तो ये बताना वो किस प्रकार वो ढांचा बनाया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा 5 वर्ष बुनियादी शिक्षा, फिर 3 वर्ष प्रारंभिक शिक्षा, और फिर 3 वर्ष मिडिल स्तर शिक्षा, और फिर 4 वर्ष माध्यमिक शिक्षा। तो यहाँ पे सी ऑप्शन जो है बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और यहाँ पे देखो कुछ पॉइंट और भी बताए गए हैं, वो भी हम लोग जान लेते हैं यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे बताया गया है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो बनाई गई है NEP 2020 के अंतर्गत 5वीं कक्षा तक के छात्रों को मातृभाषा या फिर स्थानीय और राष्ट्रभाषा में ही अध्ययन कराया जाएगा। उसके बाद अगला पॉइंट है, भाषा के चुनाव के लिए छात्रों पर कोई बाध्यता नहीं होगी। उनके लिए संस्कृत और अन्य प्राचीन भारतीय भाषाओं को पढ़ने के विकल्प भी मौजूद होंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, कक्षा 10वीं बोर्ड की अनिवार्यता को खत्म कर दिया गया है। अब छात्र को सिर्फ 12वीं परीक्षा देनी होगी। नेक्स्ट पॉइंट है, ग्रेजुएशन की डिग्री 3 वर्ष और 4 वर्ष की होगी और MPhil की अनिवार्यता खत्म हो जाएगी। तो ये सारे पॉइंट बताए गए हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी में। तो ये पॉइंट आप लोग नोट कर लीजिए। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भाषा के बारे में सही है? तो यहाँ पे जो भाषा के बारे में सही कथन दिया गया है, तो भाषा क्या है? यह व्यवस्थाओं की व्यवस्था है। यह व्यवस्थाओं की व्यवस्था है। अब देखो यहाँ पे बताया गया है, स्वीट के अनुसार भाषा ध्वनियों द्वारा मानव के भावों की अभिव्यक्ति है। भाषा क्या है? ध्वनियों द्वारा मनुष्य के भावों की अभिव्यक्ति है। हरलाक के अनुसार भाषा विचारों के आदान प्रदान का वह साधन है जिसमें विचार और भावों को प्रतीकात्मक बना दिया जाता है, जिससे कि अपने विचारों और भावों को दूसरों से अर्थपूर्ण ढंग से कहा जा सके। यह किसने कहा था? यह कहा था हरलाक ने। अगला क्वेश्चन दिया गया है, अब यहाँ पे कथन दिया गया है, स्कूल में प्रवेश करने वाले सभी बच्चे उच्च दक्षता के साथ भाषा का प्रयोग करते हैं। उसके बाद तर्क दिया गया है, भाषा और सांस्कृतिक विविधता के कारण वे अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन करने में असमर्थ हैं। तो यहाँ पे पूछा गया कौन से कथन और तर्क सही है? तो यहाँ पे जो दोनों ही तर्क और कथन दिए गए हैं दोनों ही सही हैं, लेकिन ता जो है आ की सही व्याख्या नहीं करता है। मतलब स्कूल में प्रवेश करने वाले सभी बच्चे उच्च दक्षता के साथ भाषा का प्रयोग करते हैं, बिल्कुल सही दिया गया है। भाषा और सांस्कृतिक विविधता के कारण वे अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन करने में असमर्थ होते हैं। तो ये भी जो है बिल्कुल सही बताया गया यहाँ पे।
अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, सूची अ व सूची ब के आधार पर सही विकल्प का चयन करें। जैसे कि इमिग्रेशन फॉर्म भरना, सटीकता पर ध्यान देना, तो ये ऑप्शन बिल्कुल ही सही दिया गया यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद एक व्यावसायिक बैठक में एक प्रस्तुति देना, तो इसमें भी क्या होगा, इसमें भी सटीकता पर ध्यान दिया जाएगा, तो इसको मैच कर देंगे हम लोग थर्ड वाले ऑप्शन से। उसके बाद आपात स्थिति में मदद के लिए पुकारना, तो यह हो जाएगा प्रवाह पर ध्यान केंद्रित करना, प्रवाह पर ध्यान केंद्रित करना। किसी पार्टी में दोस्तों से बात करना, ये भी क्या हो जाएगा, प्रवाह पर ध्यान केंद्रित करना। तो यहाँ देखो फर्स्ट वाला बिल्कुल सही दिया गया, फोर्थ वाला बिल्कुल सही दिया गया है। उसके बाद सेकंड वाले को मैच कर देंगे थर्ड से, और थर्ड वाले को मैच कर देंगे सेकंड से। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, व्याख्यात्मक अथवा सूचनात्मक किसे कहेंगे। व्याख्यात्मक अथवा सूचनात्मक कहा जाता है विवरण को। किसको कहते हैं, विवरण को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, बोली के संबंध में कथन अ और ब पर विचार करें। अब कथन यहाँ पे दिया गया है, किसी देश के एक हिस्से में बोली जाने वाली विविध भाषाओं में से एक प्रकार जो क्षेत्रीय बोली के रूप में जानी जाती है। उसके बाद कथन ब दिया गया है, एक समान शैक्षिक पृष्ठभूमि वाले लोगों द्वारा विविध प्रकार की उपयोग की जाने वाली भाषा में एक प्रकार की बोली के रूप में जानी जाती है। अब यहाँ पे पूछा गया कौन सा कथन और तर्क सही है, तो यहाँ पे जो आ सही लेकिन बा गलत है। यहाँ पे जो एक कथन दिया गया है, किसी देश के एक हिस्से में बोली जाने वाली विविध भाषाओं में से एक प्रकार जो क्षेत्रीय बोली के रूप में जानी जाती है। एक प्रकार क्या होता है, उसको क्षेत्र, एक जो भाषा मतलब कई प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं, लेकिन एक प्रकार उनमें से क्या होता है, क्षेत्रीय भाषा का होता है। तो यह जो कथन दिया गया बिल्कुल सही दिया गया है। उसके बाद ब कथन जो है, समान शैक्षिक पृष्ठभूमि वाले लोगों द्वारा विविध प्रकार की उपयोग की जाने वाली भाषा में एक प्रकार की बोली के रूप में जानी जाती है। अब यहाँ पे देखो जो विविध प्रकार की उपयोग की जाने वाली भाषा होगी, अब यहाँ पे देखो क्या बताया गया है कि विविध प्रकार की उपयोग की जाने वाली भाषा मतलब अलग अलग कई प्रकार की जब भाषा उपयोग की जा रही हैं तो वह एक प्रकार की बोली कहाँ से हो जाएंगी। तो ये क्या है, बा गलत है, और यहाँ पे आ कथन बिल्कुल ही सही दिया गया है। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, पत्नी से जल्दी करो हमें देर हो जाएगी। सहकर्मी से जाने का समय हो गया है हमें बैठक के लिए देर हो जाएगी। वरिष्ठ नियोक्ता से महोदय शाम के 4 बज गए हैं और बैठक 4:15 बजे है, क्या अब हमें चलना नहीं चाहिए। भाषण में इस भिन्नता को किस रूप में जाना जाता है। तो इस भिन्नता को जाना जाता है स्तर भिन्नता के रूप में। किसके रूप में, स्तर भिन्नता के रूप में। वो जो व्यक्ति बात कर रहा है, एक ही व्यक्ति कई व्यक्तियों से बात कर रहा है, वो अलग अलग स्तर से सभी से बात कर रहा है, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, या स्तर भिन्नता के रूप में जाना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, भाषा विज्ञान की कौन सी शाखा संदर्भ में भाषा से जुड़ी है। तो वह शाखा उपयोगिता विज्ञान। कौन सी विज्ञान, उपयोगिता विज्ञान। अब देखो जान लेते हैं, उपयोगिता विज्ञान भाषा विज्ञान की वह शाखा है जो संचार में अर्थ प्रदान करने के तरीकों का पूर्वाभास कराती है। अब यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, किसी पाठ सामग्री को सरसरी दृष्टि से पढ़ने का क्या तात्पर्य है। किसी पाठ सामग्री को बहुत ही मतलब सरसरी दृष्टि मतलब जल्दी निगाहों से पढ़ा जा रहा है, जल्दी जल्दी पढ़ा जा रहा है, तो इसका मतलब क्या है, पठन सामग्री को सामान्य विचार प्राप्त करने के लिए पढ़ा जा रहा है। पठन सामग्री को
सामान्य विचार प्राप्त करने के लिए पढ़ा जा रहा है। निम्नलिखित में से कौन सी शब्द निर्माण की रणनीति नहीं है? संदर्भ में शब्दों को परिभाषित करना, वर्णों की रूपरेखा बनाना, शब्द के भागों का विश्लेषण करना, संबंधितता स्थापित करना। तो यहाँ जो संबंधितता स्थापित करना है यह शब्द निर्माण की रणनीति नहीं है, जबकि संदर्भ में शब्दों को परिभाषित करना, वर्णों की रूपरेखा बनाना, शब्द के भागों को विश्लेषण करना, ये तीनों क्या होता है, इनमें से शब्द ये जो शब्द निर्माण में इनको यूज किया जा सकता है। निपुण भारत अभियान का उद्देश्य है कि बच्चे पठन तथा लेखन में निपुणता अवश्य प्राप्त कर लें जब बच्चे कक्षा 3 में पहुंच जाएं। मतलब निपुण भारत मिशन के अनुसार अगर कोई बच्चा कक्षा 3 में तो उसको पढ़ना लिखना आना चाहिए। तो यहाँ पे जो बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखते अगला क्वेश्चन। अब आपसे यहाँ पे पूछा गया है कुल भौतिक प्रतिक्रिया टीआरपी में किसकी केंद्रीय भूमिका होती है? तो जो कुल जो भौतिक प्रक्रिया है इसमें जो मुख्य बिंदु होता है वो होता है शिक्षक। तो यहाँ पे हो जाएगा शिक्षक की भूमिका होती है सबसे ज़्यादा इसमें से। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है रेणु जी अपनी कक्षा 5 में अंग्रेजी में एक कहानी सुनाती हैं और अपने विद्यार्थियों को अपनी भाषा में यही कहानी सुनाने के लिए कहती हैं। इसके बाद वह बारी बारी से 5 के समूह में कहानी कहने के लिए कहती हैं। वह कक्षा में किस युक्ति का अनुसरण कर रही हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ट्रांसलैंग्वेजिंग का। अब यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण शास्त्रीय विधि काल सिखाने के लिए संदर्भ सहित उपागम का अनुसरण करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा काल सिखाने के लिए जो संदर्भ सहित उपागम का अनुसरण करती विधि वह विधि हो जाएगी पहले से लिखे गए संवाद जिनमें काल के प्रकारों का प्रयोग किया गया है के माध्यम से काल पढ़ाना। पहले से लिखे गए संवाद जिनमें काल के प्रकारों का प्रयोग किया गया है के माध्यम से काल पढ़ाना, यही क्या कहलाएगा? संदर्भ सहित उपागम। कौन सी विधि हो जाएगी? संदर्भ सहित उपागम विधि। अब यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, अगला क्वेश्चन है एक विद्यार्थी ने नव वर्ष के उत्सव आयोजन पर एक अनुच्छेद लिखा। अब यहाँ पे देखो बताया गया है नव वर्ष के दिन मेरे परिवार और मैंने अपने मित्रों को आखिरी घंटे गिनने के समय आमंत्रित किया। हम केक की दुकान पर गए और केक बनाने के लिए कहा। हम सजावट खाने पीने की वस्तुएं भी लेकर आए। मेरे माता पिता ने गुब्बारे फुलाए और मैंने घर सजाने में मदद की। हमारे मित्र रात्रि भोज के लिए आए और मध्य रात्रि तक रुके। अनुच्छेद लेखन के संदर्भ में विद्यार्थी को सर्वाधिक रूप से किस पर अधिक ध्यान देने के लिए कहना चाहिए? तो उसको कहना चाहिए संपादन पर अधिक ध्यान देने के लिए। किसके लिए? संपादन पर सबसे अधिक ध्यान देने के लिए कहना चाहिए। अब यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन एक समावेशी अंग्रेजी शिक्षक द्वारा दिया गया बहुभाषिक कक्षा की ओर अग्रसर करेगा? उन बच्चों को अंग्रेजी पढ़ाना कठिन है जो घर में विभिन्न बोलियां बोलते हैं। बिल्कुल गलत दिया गया यहाँ पे। कक्षा में भाषिक विविधता
एक उपयोगी संपादन हो सकती है। बिल्कुल सही दिया गया यहाँ पे कि जो है, तो यही ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। बहुभाषिक कक्षा की ओर अग्रसर करेगा, ये यहाँ पे पूछा गया, तो इसका आंसर हो जाएगा कक्षा में भाषिक विविधता एक उपयोगी संसाधन हो सकती है। कक्षा में भाषिक विविधता एक उपयोगी संसाधन हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, प्रक्रिया आधारित लेखन उपागम में सोपान के दौरान पाठक तथा लिखने के उद्देश्य को चिन्हित किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रक्रिया आधारित लेखन उपागम में पूर्व लेखन सोपान के दौरान पाठक तथा लिखने के उद्देश्य को चिन्हित किया जाता है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन जो है बिल्कुल ही सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, ड्रिलिंग या फिर दोहराव की एक प्रमुख प्रविधि है। तो इसका आंसर हो जाएगा ड्रिलिंग या फिर दोहराव की एक जो प्रमुख विधि है वह है व्याकरण अनुवाद विधि। कौन सी? व्याकरण अनुवाद विधि। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन दिया गया है, अध्यापक को काव्य शिक्षण बहुत सावधानी से करना चाहिए। निम्नलिखित कथनों के आधार पर सही विकल्प चुनिए। अब ऑप्शन ए दिया गया है, शिक्षक के सही लय के साथ ऊंचे स्वर में पढ़ना चाहिए। कठिन शब्दों के लिए एक एक शब्द का अर्थ बताना चाहिए। शिक्षक के स्वर तथा मुख पर भाव स्पष्ट होने चाहिए। शिक्षक को विद्यार्थियों की समझ के लिए प्रश्न पूछने चाहिए। अब यहाँ पे पूछा गया है कौन कौन से कथन सही है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल सही दिया गया है। शिक्षक के सही लय के साथ ऊंचे स्वर में पढ़ना चाहिए। उसके बाद बताया गया है कठिन शब्दों के लिए एक एक शब्द का अर्थ बताना चाहिए, ये बिल्कुल गलत दिया गया यहाँ पे। शिक्षक के स्वर तथा मुख पर भाव स्पष्ट होने चाहिए, ये भी बिल्कुल सही है। और शिक्षक को विद्यार्थियों की समझ के लिए प्रश्न पूछने चाहिए, तो ये भी बिल्कुल करेक्ट दिया गया है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन जो है बिल्कुल ही सही हो जाएगा।